आज का हमारा वीडियो है कक्षा 10 के बोर्ड पैटर्न पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 है वो बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा, यानी उसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे। 12 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें हम एक एक क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है वो किस प्रकार का बनता है बोर्ड पैटर्न के आधार पर। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है वो किस प्रकार का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है वो हमारी प्रश्नावली कितना 1 से आएगा। जिस प्रकार ये इस प्रकार इतने जो भी प्रश्न हैं इन प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न बन सकता है। संख्या चेंज हो सकती है। जैसे पहला क्वेश्चन है ऐसी संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड न हो तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। प्रश्न आएगा ऐसी संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड न हो। ऑप्शन में आपको मिलेगा अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो एक या फिर स्वयं जो गुणनखंड होता है उसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा तो वो कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है वास्तविक संख्या कहलाती है, यानी वास्तविक संख्या कौन सी होती है। वास्तविक संख्या वो होगी जिसमें परिमेय संख्या भी आएगी और कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या भी आएगी। आपको ऑप्शन में सभी देखने को मिलेगा, परिमेय मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा, या परिमेय या अपरिमेय दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो वास्तविक संख्या वो संख्या कहलाती है जिसमें परिमेय भी शामिल होती है और अपरिमेय संख्या भी शामिल होती है। आगे यानी प्रश्न नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का बनने वाला तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, दो पूर्णांक कौन कौन से हैं, 4 व 18 है का एलसीएम कितना है, 36 है। तो हमें क्या याद करना है, एचसीएफ याद करना है। आपको क्या करना है, एक फार्मूला काम में लेना है। कौन सा फार्मूला, इधर लिखेंगे हम दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम इसमें क्या होगा, यानी 3 संख्या हमारे पास होगी, कोई एक का मान ज्ञात करना होगा, एचसीएफ ज्ञात करना होगा या एलसीएम ज्ञात करना होगा, या दोनों में से कोई एक पूर्णांक ज्ञात करने होंगे। ये फार्मूला आपको काम में लेना है। जो हमें दे रखा है वो इस फार्मूले में लिख देना है। बिल्कुल आसान है। दो पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांक कौन कौन से है हमारे, पूर्णांक है 4 इंटू में कितना है 18। दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर क्या बनता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ करना है हमें ज्ञात, तो ये हमने लिख दिया एचसीएफ इंटू क्या, एलसीएम। एलसीएम कितना दे रखा है, 36। हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ के ये इधर गुणा में है, इधर कर देंगे किस में हो जाएगा, भाग में। तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ का मान होगा 4 इंटू 18 में बटे में कितना आएगा, 36। और संख्या कटती है, काट देना है। 18 का 18, 18 दुआ कितना 36, इधर 2 है तो इधर कितना 2। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 2। इन चारों में से कोई एक चीज पूछी जाएगी, एचसीएफ पूछा जाएगा, एलसीएम पूछा जाएगा। तो आपको ये फार्मूला काम में लेना है, दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर क्या बनता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन है, कभी कोई संख्या दे दी उसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जिस प्रकार ये संख्या है 105 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है आपको। तो ये है हमारा 105, इसके करने हैं हमें अभाज्य गुणनखंड। तो कितने से, अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 35, 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 और कितना 1। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हैं, 3 इंटू 5 इंटू कितना 7। 3 इंटू 5 इंटू कितना है 7। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यह है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट बात करते हैं भी किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन आएगा शांत और अशांत के बारे में। हमें यह बताना है कि भी ये संख्या शांत है या फिर कौन सी है, अशांत है। तो आपको पता है शांत कौन सी होती हैं, शांत वो संख्या होती हैं जिसमें हर का मान किस रूप में हो, या तो 2 के रूप में हो या फिर किस में 5 के रूप का हो, या फिर दोनों बनता है 2 और 5 के रूप में हो, तो वो क्या होगी, शांत होगी। अगर हर के मान
इधर इस संख्या के अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं या फिर हर का मान 2 व 5 के अतिरिक्त का रूप का होता है तो वो संख्या कौन सी होगी? अशांत संख्या होगी। जिस प्रकार दे रखा है 129 बटे 2 की 5, 5 की 7, 5 की 7, तो इसका जो यानी Q के मान है P बटा Q, अगर परिमेय संख्या होती है उसको हम लिखते हैं P बटा Q के रूप में। तो Q का मान है वो किस रूप में है? 2, इधर 5, 5 की घात 7 है, इधर भी 5 की घात कितना है? 7 है। तो 2 भी है, 5 भी है, इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? शांत। कौन सी संख्या हो जाएगी? शांत। शांत तभी होती है जब Q का मान 2 के रूप का या फिर 5 के रूप का या फिर दोनों बनता है 2 व 5 के रूप का, तब क्या होता है? शांत। इसके अतिरिक्त और कोई संख्या आती है, गुणनखंड आता है, तो वो क्या होगा? अशांत। आगे बात करते हैं n का मान सम पूर्णांक के रूप में लिखना है। सम पूर्णांक, अगर हमें कोई मान सम पूर्णांक के रूप में लिखना है तो हम किस प्रकार लिखेंगे? जिस प्रकार ये n है इसको हमें सम पूर्णांक के रूप में लिखना है तो हम किस प्रकार लिखेंगे? ये 2, इधर क्या लिख देंगे? n। अगर यही प्रश्न बनता n का मान है वो विषम पूर्णांक के रूप में लिखना है तो किस प्रकार लिखते? हम लिखते हैं 2n प्लस कितना? 1। 2n प्लस कितना? 1। किस प्रकार? n का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है। मान लो अगर n का मान इधर 3 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है? 6। 6 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या को हम इस रूप में लिखते हैं 2n के रूप में। अगर हमें विषम संख्या के बारे में पूछा जाता है तो विषम संख्या को किस रूप में लिखते हैं? 2n प्लस कितना? 1। तो ये 2, n का मान लो ये 4 प्लस के कितना? 1। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 1 कितना बनता है? 9। तो 9 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। अगर सम संख्या के बारे में पूछा गया है तो हमें लिखना है 2n। विषम संख्या के बारे में पूछा गया है तो 2n प्लस क्या लिखना है? 1। n का मान, n की जगह इधर कोई भी अल्फाबेट का अक्षर बनता है तो वो लिखना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो इन सभी प्रश्नों में कोई एक प्रश्न आएगा। इन प्रश्नों का आपको बढ़िया तरीके से अध्ययन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस प्रकार का बनने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो किस प्रकार का होगा? शून्यांकों को बारे में होगा। शून्यांक पूछा जाएगा, यानी कि शून्यांक का योग क्या होगा या शून्यांकों का गुणन क्या होगा, या फिर शून्यांक के बारे में पूछा जाएगा भी शून्यांक ज्ञात करो। जिस प्रकार दे रखा है क्या है? द्विघात समीकरण x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांकों का योग ज्ञात करना है। अब शून्यांकों का योग के लिए क्या फार्मूला होगा? लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बनता है? माइनस b बटा क्या? a। अगर हमें शून्यांकों का गुणन ज्ञात करना होता तो कौन सा फार्मूला होता? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बनता? c बटा में क्या? a। अब सर्वप्रथम बात करते हैं इधर, अगर हमें शून्यांकों का योग ज्ञात करना है, इधर लिखेंगे शून्यांकों का योग, इधर लिखेंगे शून्यांकों का गुणन। अगर योग के बारे में पूछा गया है तो इधर लिखेंगे हम माइनस b बटा क्या? a। ये किसका मान है? a का मान, ये b का मान, और ये किसका मान है? c का मान। तो इधर लिखना है हमें माइनस के माइनस, b की वैल्यू कितना है? ये 7 बटे में a का मान, a का मान कितना है? ये 1। तो इसका आंसर कितना रहेगा? माइनस के कितना? 7। शून्यांकों का जो योग है वो कितना होगा? माइनस के 7। आगे अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता भी शून्यांकों का गुणन ज्ञात करो तो किस प्रकार करते? गुणन ज्ञात करने का फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बनता है? c बटा क्या होता है? a। c का मान है हमारे पास 10, a का मान कितना है? 1। तो इसका कितना बनता? शून्यांकों का जो गुणन है वो कितना आता? 10। संख्या चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन है वो इस प्रकार का रहेगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमें शून्यांक के बारे में पूछा जाए भी शून्यांक ज्ञात करो तो ये क्वेश्चन है जिस प्रकार, ये 3x² माइनस x माइनस के कितना है? 4। तो कौन सी संख्या? पहली इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या है 3 इंटू तीसरी संख्या है 4, कितना बनता है? 12। यानी गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 12, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए? माइनस के कितना? 1। ऐसी कौन सी संख्या होगी? तो ऐसी संख्या हो जाएगी 4 और कितना? 3।
इधर माइनस का है तो बड़ी संख्या को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो इधर कितना आएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x और माइनस के कितना 4, इन दोनों में कॉमन लेना है तो कॉमन कितना बनता है ये x, तो इधर आएगा 3x माइनस के कितना 4 प्लस इसमें कोई कॉमन नहीं है तो कितना मान लेंगे 1, 3x माइनस के ये 4, एक तो ये बाहर वाला लेंगे हम कितना, ये आएगा x प्लस 1 और एक हमारा इन दोनों में से एक ले लेंगे 3x माइनस के कितना है 4। अब जैसे x से बाहर करते हैं तो कितना बनता है, ये है आएगा x बराबर माइनस के कितना 1, प्लस का था x से बाहर किया किस में हुआ माइनस में, ये है 3x, ये इधर माइनस का है बाहर करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का, x के गुणा में तो किस में हो जाएगा भाग में, तो कितना आएगा 4 बटे कितना 3। तो दो शून्यंक हमारे पास कौन से हैं, माइनस के 1 और कितना है 4 बटे कितना है 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस प्रकार शून्यंकों के बारे में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 3। हाँ आगे क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो प्रक्रिया दे रखी है इसको आप ध्यान से समझना है, इससे बाहर नहीं जाइएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है। अगर कोई समीकरण को हल करते हैं, हमारे पास मान लो 2 समीकरण है जिस प्रकार ये कितना ये 4x, जिस प्रकार ये समीकरण दे रखे हैं 4x माइनस 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर कितना है 0। अगर इसकी तुलना करते हैं, अगर दोनों मान a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके b1 बटे b2, तो इसके बारे में हमें रेखाएं के बारे में पूछा जाएगा, किस प्रकार की रेखाएं बनेंगी, समांतर होगी या फिर समपाती होगी या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और हल के बारे में पूछा जाएगा, संगत हल होगा या असंगत हल होगा। थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर पहले वाले दोनों मान बराबर नहीं हो, पहले वाले मान बराबर नहीं आते हैं, तो इसके लिए रेखाएं किस प्रकार की होगी। अगर इसको हम हल करते हैं तो इसका हल आएगा इस प्रकार, तो रेखाएं होगी इसमें कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। और इसका हल होगा वो कौन सा होगा, अद्वितीय हल होगा। यानी कि इसके कितने हल होंगे, एक हल होगा। एक हल को क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। इधर लिखेंगे अद्वितीय हल। और क्या, संगत और असंगत के बारे में पूछा जाएगा। अगर पहले वाले मान दोनों बराबर नहीं है तो हल कौन सा होगा, हल होगा इसका संगत हल। कौन सा हल होगा, संगत, अगर पहले वाले दोनों मान बराबर नहीं हो। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार मैं 2 समीकरण लिखता हूं, इधर है ये 5x प्लस 3y बराबर 2, 3x प्लस इधर लिखते हैं 10x प्लस 6y बराबर के कितना है 4। इसको अगर हल करते हैं तो कितना बनता है, ये a1 ये a2 ये b1 ये b2 ये c1 और ये कौन सा c2। इधर लिखेंगे हम a1 बटे a2, a1 कितना 5, a2 कितना है 10, तो कितना बनता है 1 बटे 2। अगर a2 बटे b2, b1 बटे क्या b2, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, इसका कितना बनता है 1 बटे 2। c1 बटे c2, c1 कितना है ये 2, c2 कितना है 4, इसका भी कितना 1 बटे 2। अब तीनों का मान क्या है, बराबर है। अगर तीनों का मान इस प्रकार बराबर आता है, आगे हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। अगर तीनों के मान बराबर होंगे तो रेखाएं किस प्रकार की होगी, रेखाएं होगी समपाती रेखा। कौन सी होगी, समपाती रेखाएं। अगर ग्राफ में हल करेंगे तो किस प्रकार बनेगा, एक रेखा है दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर होगी ना, तो उस रेखा को क्या कहेंगे हम, समपाती रेखा। और इसके हल कौन से होंगे, कितने हल होंगे, ये रेखा अनेक बिंदुओं पर स्पर्श करती है, टच करती है एक दूसरे को, तो इसके कितने हल होंगे, इधर लिखेंगे हम अनेक हल। और इसका मान कैसा होगा, अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो इसके मान क्या होंगे, संगत हल। क्या होगा, संगत हल। नेक्स्ट, अगर इस प्रकार की सिचुएशन बनती है, पहले वाले दोनों मान बराबर है, नेक्स्ट मान बराबर नहीं है,
तो इसके लिए क्या होगा, रेखाएं किस प्रकार की होगी, समांतर रेखा, और समांतर रेखा होगी जिस प्रकार अगर ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। रेखाएं किस प्रकार की होगी, समांतर होगी, यानी ये दोनों रेखा एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर समांतर रेखा होगी तो इसके यानी कि कोई हल नहीं होगा, इधर लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, और इसका हल है वो किस प्रकार होगा, असंगत। किस प्रकार होगा, असंगत। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर पहले वाले दोनों मान बराबर नहीं है तो रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी, अद्वितीय हल होगा, और क्या होगा, संगत है। अगर तीनों मान बराबर है तो रेखाएं होगी समपाती, अनेक हल होगा, और हल कैसा होगा, संगत। अगर पहले वाले दो मान बराबर है, तीसरा मान बराबर नहीं है तो रेखाएं होगी समांतर, कोई हल नहीं होगा, और इसका जो मान होगा वो कैसा होगा, असंगत। अब इससे संबंधित, अगर ये आपके बढ़िया तरीके से ध्यान में है तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा वो किस प्रकार का आएगा, ये दे रखा है 5x - 4y प्लस के कितना है 8 बराबर 0, 7x + 6y - के 9 बराबर 0 की तुलना कर बताइए कि इसमें कौन सी रेखाएं हैं। रेखाएं के बारे में बताना है, विसंपाती रेखा होगी या समपाती, प्रतिच्छेदी, या फिर समांतर रेखा होगी। तो तुलना करना है। तुलना किस प्रकार करेंगे, इधर लिखेंगे हम a1/a2, a1 कितना है 5, a2 कितना है 7। इसी प्रकार b1/b2, b1 कितना है -4, b2 कितना है ये 6। अब देखो ये 5/7 है, ये कितना है -4 कितना है 6, दोनों मान अलग अलग हैं, तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं किस प्रकार की होगी, रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी रेखा। किस प्रकार की रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। इसी प्रकार ये रेखाओं के बारे में प्रतिच्छेदी रेखा हो सकती है, या फिर समांतर रेखा हो सकती है, समपाती रेखा हो सकती है। ये अगर हम तुलना करते हैं, तुलना करने पे हमें पता चलता है कभी कौन सी रेखा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं संगत और असंगत के बारे में। संगत असंगत, अगर पहले वाले दोनों मान बराबर नहीं है तो भी संगत होगा, तीनों मान बराबर है तो भी क्या होगा, संगत होगा। पहले वाले दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं बनता है तो कौन सा होगा, असंगत होगा। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है, ये आपको किस में करना है, रफ पेज में करना है, और आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं या समपाती रेखाएं हैं, तो आपको ऑप्शन चूज करना है भी कौन सा ऑप्शन होगा। ये चीजें ये आपको रफ पेज में करना है। नेक्स्ट है हमारा संगत और असंगत के बारे में। इसकी भी हमें क्या करनी है, तुलना करनी है सर्वप्रथम। तो इधर लिखेंगे हम a1/a2, a1 कितना है 3, a2 है हमारा 2, तो 3/2, b1/b2, b1 है 2, b2 कितना है -3, इधर 3/2 है, इधर 2/-3 है, दोनों बराबर नहीं है। तो अगर पहले वाले दोनों मान बराबर नहीं हो तो संगत होगा क्या, संगत। पहले वाले अगर दोनों मान बराबर नहीं है तो कैसा होगा, संगत। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस पे आधारित होगा, या तो रेखाओं के बारे में पूछा जाएगा, या हल के बारे में पूछा जाएगा, या फिर संगत और असंगत के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान बढ़िया तरीके से हल करना है। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, कभी x और y का मान याद करना। जिस प्रकार ये x + y = 10 है और x - y बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो हमें क्या याद करना है, x और y का मान याद करना। किस प्रकार याद करेंगे, विलोपन विधि से। इसको समीकरण 1, ये समीकरण 2, तो इधर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो x - y बराबर कितना है, ये 4। निशान चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये इधर प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इधर कितना आया, इधर है ये 2x बराबर कितना बनेगा, ये 14। x के गुणा में वो किस में हो जाएगा, भाग में, तो x की वैल्यू आएगी 14/2। x का मान कितना आएगा, 7। x का मान कितना, 7। अगर y का मान याद करना है तो x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो x का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू समीकरण 1 है हमारा, x + y बराबर कितना है, 10। x का मान है 7 + y बराबर 10, ये इधर प्लस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y की वैल्यू आएगी 10 - के 7,
y का मान कितना रहेगा 3। तो इस प्रकार x और y के मान ज्ञात करना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 4 है वो किस प्रकार का होगा, तो बात करते हैं क्या है, समीकरणों को पहचानना। इसमें पूछा जाएगा कि भाई ये कौन सा समीकरण है, रेखिक समीकरण है या फिर द्विघात समीकरण है या फिर कौन सा है, त्रिघात समीकरण है। जिस समीकरण के चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, तो वो कौन सा होगा, रेखिक समीकरण। और चर की अधिकतम घात 2 होगी तो वो कौन सा होगा, द्विघात समीकरण। चर की अधिकतम घात कितना होगा, 3, तो वो कौन सा होगा, त्रिघात समीकरण। समीकरणों को पहचानना। जिस प्रकार ये एक समीकरण दे रखा है, कितना है 3x + 2y + 5 बराबर में कितना है 0। तो इसकी चर किसे कहा जाता है, अल्फाबेट का कोई अक्षर। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है, x की भी 1 है, y की भी 1 है। तो ये कौन सा समीकरण है, रेखिक समीकरण। कौन सा समीकरण है, रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण कौन सा होता है, चर की अधिकतम कितनी घात हो, 1 घात हो, तो वो रेखिक समीकरण बनता है। दूसरा है 3x² + 5x + कितना है 6। इसमें अगर पूछा जाए भी ये किस प्रकार का समीकरण है, कौन सा समीकरण है, ऑप्शन में आपको मिले रेखिक समीकरण या फिर द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अधिकतम, चर की अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो चर की अगर अधिकतम घात 2 होती है तो वो कौन सा समीकरण होगा, द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण। नेक्स्ट, अगर चर की अधिकतम घात कितनी बनती है, 3 बनती है, तो वो कौन सा समीकरण होगा, त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण। इस प्रकार समीकरणों को क्या करना, पहचानना। या इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है, आपको हल करके ये बताना है भी इसमें कौन सा समीकरण बनेगा, रेखिक समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन बनता है तो इसको हल करना होता है। x + a का होल स्क्वायर का क्या मतलब होगा, a + b का होल स्क्वायर काम में लेंगे हम। इसका बनेगा a² + 2ab प्लस क्या होगा, b², a² यानी x का स्क्वायर प्लस ये 2, a की वैल्यू कितना है x और b की वैल्यू कितना है 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो कोष्टक के अंदर वाली संख्या को बाहर वाली संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा 2x - 3 दूना कितना 6। इसको हल करते हैं तो ये कितना आएगा, x² + 2x + 1 बराबर में ये 2x माइनस के कितना 6। इधर वाली संख्या इधर लेके आते हैं तो ये आएगा x² + 2x + 1। ये इधर प्लस का है, इधर करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का। 2x ये माइनस का है, किस में हो जाएगा, प्लस के 6 बराबर कितना रहेगा 0। कोई संख्या करती है, काट देना है। ये प्लस का है, ये इधर माइनस का है, कितना आया x², ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस के कितना 7 बराबर कितना 0। तो ये हमारा कौन सा समीकरण होगा, इसकी चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। तो ये कौन सा समीकरण होगा, द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण होगा, द्विघात समीकरण। इस प्रकार समीकरणों की पहचान करनी कि भी ये रेखिक समीकरण है या फिर द्विघात समीकरण है या फिर त्रिघात समीकरण है। या तो आपको डायरेक्ट इस प्रकार का समीकरण मिलेगा या इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने के बाद पता चलेगा भी ये कौन सा समीकरण है। नेक्स्ट बात करते हैं द्विघात समीकरण की या तो कहिए घात या फिर डिग्री के बारे में। द्विघात समीकरण की घात या डिग्री कितनी होगी, तो घात का क्या मतलब होता है, जिस प्रकार मैंने बताया था द्विघात समीकरण कौन सा होता है जिसकी कितनी घात हो, 2 घात हो। डिग्री की बात करें तो डिग्री भी कितनी बनती है, 2 बनती हैं। इसी प्रकार त्रिघात समीकरण की अगर डिग्री के बारे में पूछा जाए तो कितना होगा 3, और रैखिक समीकरण की घात या डिग्री के बारे में पूछा जाएगा तो उसकी कितना होगा 1। नेक्स्ट प्रकार का अगर क्वेश्चन होगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, कभी 2x² + kx + 3 बराबर 0 है, मूल बराबर हो तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। अब मूल बराबर कब होते हैं, जब d का मान कितना बनता है, 0 बनता है। d का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं, b² - 4ac, इसको मान लेंगे a, ये b और ये कौन सा c। b² का मान कितना है, ये k² माइनस का ये 4, a की वैल्यू कितना है 2, c की वैल्यू कितना है ये 3, कितना आएगा k²
4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 3 से करेंगे तो कितना बनेगा, ये 24। के पास में है, माइनस का है, बाहर कर देंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये आएगा के स्क्वायर बराबर की कितना, ये 24। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो के की वैल्यू आएगी ये 24 रूट में। इसका मान ज्ञात करें तो ये बनता है 2 रूट के कितना, 6। प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। इस प्रकार के मान ज्ञात करना। तो ये है बोर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। इस प्रकार का क्वेश्चन बनने वाला है। आगे है क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। इसमें यानी प्रश्नावली नंबर 5 से क्वेश्चन पूछा जाएगा, छोटा क्वेश्चन, यानी कि 4 एपी दे दी आपको, समांतर श्रेणी दे दी, उसमें आपको बताना है कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है, कौन सी समांतर श्रेणी है, ए का मान ज्ञात करना या फिर डी का मान ज्ञात करना। या फिर छोटा क्वेश्चन आएगा, समांतर श्रेणी दे दी और उसमें 10वां पद ज्ञात करना, 15वां पद ज्ञात करना। इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5वां। कौन सा एपी में नहीं है, तो इसमें आपको 4 समांतर श्रेणी मिलेगी। एपी में कब नहीं बनता है, जब डी का मान क्या आता है, एस मान, या फिर डी का मान बराबर न हो। तो एपी में कब नहीं होता है, जब डी का मान अलग अलग आता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं ए और डी के मान याद करने। इस प्रकार के आपके पास समांतर श्रेणी है, इसमें पूछा जाएगा भी ए और डी का मान याद करो। ए का मान, ए को क्या कहते हैं हम, प्रथम पद, तो ए का मान कितना आ जाएगा 3, और डी का मान, अगर समांतर श्रेणी है, डी का मान याद करते हैं तो किस प्रकार याद करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे, दूसरा पद इसका है 5 और पहला पद कितना है 3, तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 2, डी का मान कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार ए का मान याद करना और किसका मान याद करना, डी का मान याद करना, बिल्कुल इजी प्रश्न आएगा। नेक्स्ट है, इस प्रकार की अगर कोई समांतर श्रेणी है और हमें पद याद करने हैं, तो अगर हमें पद याद करने हैं तो हमें फार्मूला काम में लेना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और क्या बनेगा डी। इसके लिए हमें ए का मान चाहिए, डी का मान चाहिए। ए का मान कितना, ये 2 प्रथम पद, डी की वैल्यू कितना, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, दूसरा पद कितना है ये 5, पहला पद कितना है 2, तो डी की वैल्यू कितना रहेगा 3। अब इसको हल करते हैं, हमें 16वां पद ज्ञात करना है, तो इधर लिखेंगे ए एन बराबर ए, प्रथम पद है 2, एन, एन का मान कितना है 16 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना है ये 3। ए 16 बराबर ये 2 प्लस 16 में से 1 माइनस करते हैं 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 तिया ये 45, तो 16वां पद है वो कितना हो जाएगा 45 और 2 कितना, ये 47। 16वां पद हो जाएगा हमारा 47। तो इस प्रकार का, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर कितना है 6। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर कितना है 6। वर्त से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्त से संबंधित। जिस प्रकार ये हमारा वर्त है, ये वर्त का क्या है केंद्र, वर्त का क्या है केंद्र है। इससे पूछा जाएगा स्पर्श रेखाओं के बारे में या फिर और के बारे में पूछा जाएगा, यानी वर्त से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। किस प्रकार, अगर कोई बिंदु वर्त के बाहर स्थित है तो इससे हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर कोई बिंदु वर्त के बाहर स्थित होगा तो इससे हम कितनी, यानी कि 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखा। अगर कोई बिंदु वर्त के अंदर स्थित है तो उससे एक भी स्पर्श यानी शून्य रेखाएं खींची जाती है। वर्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है तो उससे एक भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जाती हैं। दूसरा, अगर कोई बिंदु वर्त पर स्थित होता है, वर्त की परिधि पर स्थित है, अगर कोई बिंदु वर्त की परिधि पर स्थित है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। परिधि पर अगर एक बिंदु स्थित है तो उससे हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कौन सी होती है, जो वर्त को एक बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है, तो वो क्या होगी, स्पर्श रेखा। अगर किसी वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, 2 बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वो कौन सी होगी, छेदक रेखा या प्रतिच्छेद रेखा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या है
कितना है 3.5 है, त्रिज्या 3.5 है। अगर हमें व्यास ज्ञात करना है तो व्यास त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। त्रिज्या अगर 3.5 है तो व्यास हमारा कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 3.5 का डबल कितना बनता है 7। 3.5 का डबल कितना हो जाएगा 7। नेक्स्ट बात करते हैं, वह रेखा जो वर्त के केंद्र से होकर वर्त के दोनों सिरों पर स्थित होती हैं या वर्त की परिधि पर स्थित होती हैं, वह रेखा जो वर्त के केंद्र से होकर वर्त की परिधि पर स्थित परिधि तक जाए तो वो कौन सी रेखा होती है, उसे कहते हैं हम वर्त का क्या कहेंगे, व्यास। वर्त का क्या होगा, व्यास। और इधर लिख सकते हो सबसे बड़ी वर्त की सबसे बड़ी जीवा वो भी क्या होगा, वर्त का व्यास। वर्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो वर्त का क्या होता है, व्यास बनता है, जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है। अब इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार का होगा। जिस प्रकार बात करते हैं ऐसी सरल रेखा जो वर्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो कौन सी रेखा कहलाएगी, स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा। यदि कोई बिंदु वर्त के अंदर स्थित है, इस बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या बतानी है। अगर कोई बिंदु वर्त के अंदर स्थित है तो उससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जाती है, तो इसका आंसर कितना रहेगा, 0। कितना आएगा, 0। नेक्स्ट है, वर्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम, 2 स्पर्श रेखा। कितनी स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा। 3.5 सेमी त्रिज्या के वर्त का व्यास कितना होगा, त्रिज्या अगर 2.5 है तो व्यास इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो व्यास कितना आ जाएगा, ये 5। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन ये, वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा होगी, वर्त का क्या होगा, व्यास। अगर वर्त को 2 बिंदु पर, अगर कोई रेखा वर्त को 2 बिंदुओं पर काटती है तो वो कौन सी, उस रेखा को कौन सी रेखा कहेंगे हम, छेदक रेखा या फिर प्रतिच्छेदी रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है वो किससे संबंधित होगा, वर्त से संबंधित। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 7। किस प्रकार का होगा, इसके लिए आपको इसको इस ग्राफ को बढ़िया तरीके से क्या करना है, समझना है, सभी आंसरों के उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है वो बिल्कुल हल हो जाएगा। किस प्रकार, ये इस प्रकार का ग्राफ है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्स और ये कौन सा होता है, वाई एक्स। इसमें इधर प्लस की संख्या और इधर किसकी संख्या होती है, माइनस की। इसी प्रकार वाई एक्स में ऊपर की तरफ प्लस की संख्या, इधर किसकी संख्या, माइनस की संख्या। जहां दोनों एक्स यानी वाई एक्स और एक्स एक्स दोनों एक्स एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, उस बिंदु को क्या कहेंगे हम, मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के इधर लिखेंगे, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक वो कितना होगा, x का भी 0 और y का भी कितना होगा, 0। जहां दोनों x, y x और x x एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, उसे कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे, x का भी 0 और y का भी 0। आगे बात करते हैं, अगर हम निर्देशांक लिखते हैं तो पहला जो निर्देशांक होता है, जिस प्रकार 3 और 4, इसमें जो पहला निर्देशांक होता है वो किसका होगा, एक्स एक्स का। दूसरा निर्देशांक होगा वो कौन सा होगा, वाई का। पहले एक्स का, दूसरा किसका बनता है, वाई का। अब इसमें कुल 4 चतुर्थांश बनते हैं। कितने चतुर्थांश हैं, 4 चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश, ये कौन सा, दूसरा, इधर ये तीसरा और इधर कौन सा, चौथा। तीसरा और कौन सा, चौथा। इस प्रकार के 4 चतुर्थांश होंगे, जिसमें ध्यान से देखना है, पहले चतुर्थांश में x का भी प्लस होगा और y की भी कौन सी संख्या आएगी, प्लस की। दूसरे चतुर्थांश में पहले x की संख्या लिखते हैं तो किसकी आएगी, माइनस और क्या आएगा, प्लस। माइनस और क्या आएगा, प्लस। तीसरे चतुर्थांश में कौन सी संख्या होगी, यानी दोनों ही किसकी होगी, माइनस की। और चौथे चतुर्थांश में प्लस और क्या होगा, माइनस।
प्लस और क्या होगा, माइनस होगा। यानी कितने चतुर्थांश बनते हैं, 4, इस प्रकार का होगा। अब कोई संख्या होगी, निर्देशांक होगी, जिस प्रकार -3 और कितना 4, कभी कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। तो हमें देखना है पहली संख्या किसकी है, माइनस की, दूसरी संख्या किसकी है, प्लस की। पहली संख्या माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की, तो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, चतुर्थांश नंबर कितना, द्वितीय, यानी 2 नंबर द्वितीय में स्थित होगा। चतुर्थांश कितने में होगा, 2 में। पहली संख्या माइनस की, दूसरी किसकी, प्लस की। अगर ये है 5 और कितना है 6, कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, दोनों ही किसकी है, प्लस की। x भी प्लस, y भी प्लस, दोनों प्लस कब बनता है, कौन से चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट में। चतुर्थांश नंबर कितना, 1 में। तो ये 4 चतुर्थांश बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं भुज और कोटि। अगर जो x का मान होता है, जिस प्रकार संख्या है 5 और कितना है 4, 5 और कितना है 4, इसमें हमें भुज और कोटि के बारे में पूछा जाता है। तो भुज यानी जो x की संख्या होगी, पहली संख्या होगी, उसको हम क्या मानेंगे, भुज। तो भुज का मान कितना होगा, 5। अगर कोटि का मान पूछा जाता है तो वो कौन सी संख्या होगी, y की संख्या होगी। तो कोटि का मान इधर कितना है, 4, तो कोटि कितना हो जाएगा, 4, और भुज कितना हो जाएगा, 5। कोटि और क्या, भुज। नेक्स्ट दूसरे तरीके का प्रश्न बनता है, जिस प्रकार ये 5 और कितना दे रखा है, 6 है। इसमें आपको बताना है x एक्सिस से दूरी बतानी है। x एक्सिस से दूरी कितनी होगी, या फिर y एक्सिस से दूरी बतानी है। अगर x एक्सिस से दूरी बतानी है तो हम कौन सी संख्या लेंगे, y वाली संख्या लेंगे, और y एक्सिस से दूरी बतानी है तो कौन सी संख्या लेनी है, x की संख्या लेनी है। ये ध्यान रखना है। अगर इससे पूछा जाए, इस प्रकार का ये निर्देशांक दे रखे हैं, x एक्सिस से दूरी बताओ, x एक्सिस से दूरी, तो कितना हो जाएगा, y वाली संख्या लेंगे हम, कितना आ जाएगा, 6। अगर y एक्सिस से दूरी पूछी है तो x वाली संख्या लेंगे, कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। थोड़ा और ध्यान देना है। इस प्रकार अगर कोई खड़ी रेखा होती है, इस प्रकार रेखा होती है, इसे हम कहते हैं, कौन सी रेखा कहेंगे, क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा। इसमें क्षैतिज कौन सा है, x एक्स है या फिर y एक्स है, तो इसमें क्षैतिज कौन सा है, x एक्स। और इस प्रकार की अगर रेखा बनती है, इसे कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी है, y एक्स। x एक्स कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा, और ये y एक्स कौन सा है, ऊर्ध्वाधर रेखा। इस प्रकार के यानी कि क्वेश्चन बनते, ये चीज ध्यान रखनी है। ये प्रत्येक मैंने बताया है, मूल बिंदु बताया है। जो भी इससे जो जितना क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान से पढ़ना है। अगर ये इतना चीज आपको ध्यान से समझ में आया है तो ये बिल्कुल आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। पहला है y एक्स, x एक्स व y एक्स एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो वो क्या कहलाता है, यानी कि y एक्स, x एक्स और कौन सा, y एक्स एक बिंदु पर प्रच्छेद करता है, काटता है, उसे हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु। क्या कहेंगे, मूल बिंदु। नेक्स्ट बात करेंगे, x एक्स पर किसी बिंदु की कोटि क्या होगी। अगर x एक्स पर किसी बिंदु की कोटि के बारे में पूछा जाता है तो वो क्या होगा, 0 होगा। y एक्स पर कोटि की, x एक्स पर किसी बिंदु की कोटि का पूछा जाता है तो कितना आता है, 0। आगे है -4 और 0 और 7 0 कहाँ स्थित होगा, फिर ये कौन से कहाँ स्थित होगा, किस पर स्थित होगा, ध्यान रखना है। इसमें ये पूछा जाएगा x एक्स पर स्थित होगा या y एक्स पर स्थित होगा या दोनों पर स्थित होगा या किसी पर नहीं होगा। तो ये ध्यान देना है, -4 और 0, 7 और कितना 0। अगर y का मान 0 बनता है, y का मान कितना बनता है, 0 बनता है, दोनों में अगर y का मान 0 रहता है तो वह कहाँ स्थित होगा, x एक्स पर। कहाँ स्थित होगा, x एक्स पर। अगर x का मान 0 बनता है तो वो कहाँ स्थित होगा, y एक्स पर। इस प्रकार आप डायग्राम बना के चेक कर सकते हो कि भी ये कहाँ स्थित होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, -4,3 और -7 और कितना है 5 कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, यानी पहले माइनस का फिर प्लस का, पहले माइनस का और फिर कौन सा, प्लस का, कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, द्वितीयक में। चतुर्थांश नंबर कितना, 2, तो इधर लिखेंगे कौन से में होगा, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। नेक्स्ट है
3 और 4 की एक्स एक्स से दूरी क्या होगी, एक्स एक्स से दूरी पूछी है तो हमें वाई वाला मान लेना है। वाई का मान इधर कितना है 4, तो 3,4 की एक्स एक्स से दूरी क्या होगी 4 होगी। अगर वाई एक्स से दूरी पूछी जाती है तो किसका मान लेते, हम एक्स का मान लेते, तो फिर कितना बनता 3। नेक्स्ट है 5 और 6 में कोटि का मान ज्ञात करना है। पहले जो एक्स की संख्या होती है वो कौन सी होती है, भुज होती है। वाई की संख्या होगी वो क्या होगी, कोटि होगी। तो कोटि कितना होगा इसमें 6। अगर इस सिचुएशन में भुज के बारे में पूछा जाता तो भुज कितना बनता 5। आगे है निर्देशांक ज्यामिति में ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। इस प्रकार मैंने बताया था ये दो रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं, खड़ी रेखा। इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाती है, ये कहलाएगी वाई एक्स। अगर प्रश्न बनता निर्देशांक ज्यामिति में क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, तो क्षैतिज रेखा क्या कहलाएगी एक्स एक्स। क्षैतिज रेखा क्या कहलाएगी एक्स एक्स। इस प्रकार के ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, वो इस प्रकार का क्वेश्चन है बनने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 8 है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है वो किस प्रकार का होगा, मान ज्ञात करना है। साइन कोस वाली जो भी प्रश्नावली है उस प्रश्नावली से हमें साधारण से मान ज्ञात करना है। किस प्रकार, जिस प्रकार 15 कोट ए बराबर 8 हो तो हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये इधर किस में है, ये इधर है गुणा में है, इधर करते हैं किस में हो जाएगा भाग में। तो क्या आएगा कोट ए बराबर कितना आएगा 8 बटे कितना आएगा ये 15, 8 बटे कितना 15। अब कोट के लिए क्या बनता है, कोट के लिए वो फार्मूला हम देखते हैं क्या, लाल बट्टा क्या होगा कब का, तो ये साइन कोस टेन और क्या आएगा कोट। कोट के लिए क्या होगा आधार बट्टे क्या बनता है लंब, ये आधार बट्टे क्या होगा लंब। अगर हम ये डायग्राम बनाते हैं आधार बट्टे लंब, आधार कितना है, आधार है हमारा 8, लंब कितना है 15। तो सर्वप्रथम अगर हमें साइन ए सेक ए ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम क्या करना है, जो तीसरी भुजा है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार वो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का मान अगर ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब 15 का स्क्वायर कितना बनता है 225 प्लस आधार स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना बनता है 64। इसको अगर ऐड करते हैं तो ये कितना बनता है 9 8 2 289। 289 कितने का होता है 17 का, तो ये कर्ण का मान कितना आ जाएगा 17। अब हमें क्या याद करना है, हमें ज्ञात करना है साइन ए, हमें ज्ञात करना है साइन ए। साइन ए किस प्रकार ज्ञात होता है, साइन के लिए क्या होगा लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है ये 15 बटे कर्ण, कर्ण कितना है ये 17। तो साइन के लिए क्या हो जाएगा 15 बटे कितना 17। इसी प्रकार अगर सेक ए ज्ञात करना है, सेक के लिए क्या होगा कोट ये सेक, सेक के लिए होगा हमारा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17, आधार कितना है ये 8। तो सेक के लिए क्या आ जाएगा 17 बटे कितना 8। नेक्स्ट है इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60 का मान ज्ञात करना है। तो इसको क्या करना है आपको, अगर बढ़िया तरीके से टेबल ध्यान में है तो टेबल का जो भी मान है वो मान रखना है और आंसर ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान तरीका है। आगे है साइन 90 माइनस 60 का मान क्या होगा। साइन 90 माइनस 60 का ये किस में चेंज होता है, अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो ये बनता है कोस थीटा बराबर क्या होगा, ये होगा ये साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस कितना थीटा, यानी कि ये साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है, कोस में। अब अगर इधर थीटा बनता है तो इधर हम क्या लिखते हैं थीटा लिखते हैं, लेकिन इधर कितना डिग्री दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। तो कोस के पास में हम कितना डिग्री रख देंगे 60 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, इसका मान कितना होगा कोस 60। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है ये, इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है। साइन 3x बराबर 1 हो तो x का मान याद करना है। तो इधर लिखेंगे, इधर भी साइन है तो इधर भी हमें साइन लेके आना है। ये एक मान है, साइन कितने डिग्री का होता है, ये होता है साइन 90 डिग्री का। तो इधर लिखेंगे हम साइन 3x बराबर, ये 1 है, ये किसका मान होगा, ये होगा साइन 90 डिग्री। साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इधर बचेगा 3x बराबर 90, x के गुणा में वो भाग में, तो x की वैल्यू आएगी 90 बटे 3। तो x का मान कितना डिग्री आएगा 30 डिग्री। x का मान कितना रहेगा हमारा 30। तो
तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इस प्रकार का क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो कितना है 9 है, वो यानी कि वही साइन को से समझता है। अगर आपके बढ़िया तरीके से मान निकाल सकते हो, यानी टेबल में से मान देख लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर 9 में। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 10 है। इसमें हमें यानी छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य के बारे में, तो हमें अच्छे तरीके से ध्यान में होना चाहिए। सर्वप्रथम बात करते हैं माध्यिका। माध्यिका या फिर आप कह सकते हो माध्यक, एक ही बात है, माध्यिका और माध्यक। अगर माध्यिका और माध्यक हमें ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास संख्या है इसको हमें क्या करना है, सर्वप्रथम आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का क्या मतलब होता है, छोटे से बड़े क्रम में। ये संख्या दे रखी है, इसका अगर हमें माध्यक ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, सर्वप्रथम इसको लिखते हैं आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या कितना, ये 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, 5 और कितना है 6 है। अब हमारे पास देखना है, फार्मूला काम में लेना है। कितनी संख्या है, 5 संख्या, तो फार्मूला लेंगे n-1/2 वां पद, n+1/2 वां पद। n कितनी संख्या है, 5 संख्या है, 5 + 1/2 तो कितना आ जाएगा 6/2, तो कितना 3वां पद यानी तीसरा पद। तीसरा पद कितना है, 4 है, तो इसका जो माध्यक है वो कितना आ जाएगा 4। माध्यक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ध्यान रखना है, अगर आपको माध्यक ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम क्या करना है, संख्या को क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। नेक्स्ट है समांतर माध्य ज्ञात करना है। अगर समांतर माध्य ज्ञात करना है तो समांतर माध्य के लिए अगर छोटा क्वेश्चन है, समांतर माध्य ज्ञात करना है तो फार्मूला काम में लेंगे हम, औसत वाला, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो इसका हम योग करेंगे। योग कितना बनता है, 3 और 4 7, 10 2 12 और 5 कितना हुआ 17 बटे में राशियों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, राशियों की संख्या कितनी है 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 17 बटे कितना 6। आगे है इस प्रकार के, अगर हमें कोई x का मान ज्ञात करना है, कभी 3 5 2 6 x का जो माध्य दे रखे है वो कितना है 5 है, x का मान ज्ञात करना है तो फार्मूला काम में लेंगे हम समांतर माध्य का। क्या होगा, राशियों का योग बटे में क्या होता है, राशियों की संख्या। राशियों का योग पहले है समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना दे रखा है 5। राशियों का योग की बात करते हैं, 3 और 5 8 और 10, 8 और 2 10 6 16x, तो इधर आएगा 16 + x बटे में राशियों की संख्या। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, इधर कितना आ जाएगा 5, तो कितना आएगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर कोई संख्या नहीं है 1 लगा सकते हो, तिरछा गुणा करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25 बराबर, इधर है 16 + x, ये 16 इधर x के प्लस में है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू आएगी 25 - 16, तो x का मान कितना रहेगा 9। x का मान कितना आएगा 9। इस प्रकार की संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन बनने के चांस हैं। नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन है, कभी 4 संख्याओं का औसत है वो कितना है 15 है, एक संख्या हटा ली जाती है तो औसत 12 रह जाता है, तो हमें वो हटाई गई संख्या बतानी है कि कितनी है। 4 संख्याओं का औसत कितना है 15 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, कितना बनता है 60। अब कह रहे हैं एक संख्या हटा ली जाती है और औसत कितना रह जाता है 12। पहले संख्या 4 थी, एक हटा ली तो संख्या कितनी बची 3, इनटू में कितना औसत कितना रहा ये 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36। हमें बताना है हटाई गई संख्या, तो 60 में से 36 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 24, तो जो हटाई गई संख्या है वो कितना आ जाएगी 24। आगे बात करते हैं बहुलक। बहुलक का क्या मतलब होता है, कोई संख्या है वो सबसे ज्यादा बार आए वही क्या बनता है बहुलक बनता है। जिस प्रकार ये क्वेश्चन है 3 6 3 2 5 का बहुलक ज्ञात करना है, तो इसमें 3 है वो कितनी बार आया है 2 बार आया है, तो इसका जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा 3। बहुलक कितना होगा 3। आगे है प्रथम 5 विषम संख्याओं का अगर माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए भी प्रथम 5 विषम संख्या कौन सी होती है। तो प्रथम 5 विषम संख्या होगी 1 3 5 7 और कितना 9। इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है तो यही फार्मूला काम में लेंगे हम, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना आ जाएगा 3 और 1 4 5 9
और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 बटे में कितना है ये 5, कितना बनता है 5। तो प्रथम 5 विषम संख्या का जो समांतर माध्य है वो कितना आ जाएगा 5। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 10। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 11 है। अगर हमारे पास दो मान दे रखे हैं, हमारे पास माध्यिका दे रखी है, माध्य दे रखा है, कोई तीसरी चीज ज्ञात करनी यानी बहुलक ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, ये फार्मूला काम में लेना है 3m बराबर z प्लस 2x। m का क्या मतलब होता है माध्यिका या माध्य, z का क्या मतलब होता है बहुलक, और x का क्या मतलब होगा ना समांतर माध्य। अगर कोई भी चीज पूछी जाए तो ये फार्मूला काम में लेना है 3m बराबर z प्लस कितना 2x। जो मान दे रखा है वो लिखना है, जो ज्ञात करना है वो इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो बात करते हैं माध्यिका कितना है 33, तो इधर लिखेंगे 3, m का मान कितना है ये 33 बराबर z यानी बहुलक करना है हमें ज्ञात, प्लस ये 2, x कितना है माध्य दे रखा है हमारे पास कितना है ये 27। हल करते हैं इसको, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 99, z प्लस 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 54। ये इधर प्लस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 99 माइनस कितना 54, तो z का मान आएगा कितना 45। z को क्या मानेंगे बहुलक, तो बहुलक कितना रहेगा 45। इस प्रकार इस फार्मूले से कोई भी चीज ज्ञात कर सकते हैं, माध्य ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक या फिर माध्यिका, तीनों में से किसी मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ग अंतराल 20-30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह का क्या मतलब होता है, इसके बीच की संख्या कितनी होगी, तो 20-30 अगर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो वर्ग चिन्ह आ जाएगा। 20 और 30 कितना बनता है 50, 50 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 25, तो हमारा वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट है प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हम समांतर माध्य। क्या कहेंगे समांतर माध्य। प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं समांतर माध्य। इस प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनने के चांस है क्या है, यदि समांतर माध्य 7.5 है, fi 120 प्लस x है, fi 30 हो तो हमें क्या याद करना है, k का मान याद करना है। तो समांतर माध्य का फार्मूला लेंगे हम, समांतर माध्य बराबर क्या होगा सिग्मा fi xi बट्टे में सिग्मा बनेगा fi। समांतर माध्य हमारे पास कितना है 7 बराबर fi xi का मान दे रखा है 120 प्लस ये k नहीं है, इधर क्या है हाँ x नहीं है k है, 120 प्लस क्या है k बटे में सिग्मा fi, इसका मान कितना है ये 30, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 लगाया, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा 210, इधर आएगा 120 प्लस k, ये इधर प्लस का है, इधर कर देंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो k की वैल्यू आ जाएगी कितना 210 माइनस 100 कितना 20, सॉरी इधर कितना था 7.5 था, हमने 7 से हल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, संख्या चेंज हो सकती है, 7.5 हो सकता है, अन्य कोई संख्या आ सकती है, लेकिन तरीका आपको ये काम में लेना है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा k की वैल्यू कितना आएगी, इसको गुणा करते हैं तो ये आएगा 120 में से 210 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 90, k का मान कितना आएगा 90। संख्या चेंज हो सकती है लेकिन तरीका इस तरीके से आपको करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 11। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर प्रायिकता आपको बढ़िया तरीके से याद है तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बिल्कुल 1 नंबर मिलेगा आपको। क्या है, 2 पासों की फेंक से संभव परिणामों की संख्या, अगर 2 पासे हैं इसको फेंका जाता है तो इसके कुल परिणाम है वो कितने बनते हैं 36 परिणाम। कितने परिणाम 36 परिणाम। अगर 1 पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणामों की संख्या कितनी बनती है 6। 2 पासे को फेंका जाता है तो परिणामों की संख्या कितनी बनती है 36। ये प्रायिकता वाली प्रश्नावली है, इसको आप ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल इजी प्रश्नावली है, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। 3 सिक्का है, एक बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम कितने बनेंगे 8 परिणाम बनेंगे। कौन कौन से होंगे, 4 बार हेड और 4 बार क्या होगा टेल।
2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड टेल, ये इस प्रकार हेड और क्या टेल। अब इसमें पूछा गया है 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। हेड और टेल पूछा जा सकता है या चित और पट पूछा जा सकता है। कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2 होना चाहिए, अगर अधिक है तो चलेगा। तो 3 वाला भी हम साथ में ले लेंगे। 2 हेड तो कितना, ये 1 2 3 और ये 4, तो कितनी बार आया, कम से कम कितनी बार आया है, 4 बार। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ, 4, कुल परिणाम कितने 8, तो कितना आ जाएगा 1 बटा कितना आएगा, ये 2। नेक्स्ट है 2 पशुओं को फेंका जाता है, अंकों का योग कितना आने की, 11 आने की प्रायिकता बतानी है। तो अंकों का योग 11 कब बनता है, अंकों का योग 11 बनता है 6 और 5, 5 और कितना 6। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ, अनुकूल परिणाम हुआ 2 पशुओं को फेंका जाता है, तो कुल परिणाम कितने होंगे 36। तो 2 बटे 36, आंसर कितना रहेगा 1 बटा कितना 18। सभी घटनाओं का जो योग होता है वो कितना होता है, 1 होता है। सभी घटनाओं का योग कितना होगा 1। PE बराबर 0.50 है, तो P नहीं की प्रायिकता कितनी होगी, इसको हम माइनस कर देंगे, इधर लिखेंगे, वो फार्मूला है PE प्लस PE नहीं बराबर कितना होता है 1। PE दे रखा है 0.50 प्लस P नहीं बराबर कितना 1। ये इधर प्लस का है, इधर कर देंगे, किसका हो जाएगा माइनस का। तो E नहीं की प्रायिकता आ जाएगी 1 माइनस 0.50, तो कितना आ जाएगा 0.50। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो किससे संबंधित होगा, प्रायिकता से संबंधित होगा। तो आज के वीडियो में हमने यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो 12 क्वेश्चन थे वो एक एक करके अच्छी तरीके से अध्ययन किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।